वांग जी नाराज़ होकर विशियान के कमरे में से बाहर आ जाता है और वांग जी आगे आगे जा रहा था। विशियान उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो वांग जी को रुकना चाहता था और हमारा वांग जी विशियान को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। और तब क्योंकि वांग जी अभी भी बहुत वीक है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में स्ट्रांग हो जाएगा, वो बहुत वीक है, इसीलिए जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरता है वो बीच सीढ़ी में ही उसे चक्कर आ जाता है। और इससे पहले कि वो गिर पाता तो स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसे होल्ड कर लेती है। वांग जी को आखिरी यही याद था कि वो विशियान के चेहरा देख रहा था और इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था। और हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपनी धीरे से आंखें खोलता है। उसे बहुत पेन हो रहा था, उसे अपना सर बहुत हैवी हैवी फील हो रहा था। और तब वो देखता है कि वो विशियान की आर्म्स में है। उसने अपना सर विशियान के चेस्ट पर रखा हुआ है और वो विशियान की धड़कन को अच्छे से फील कर पा रहा था। विशियान ने उसे कमर से एकदम टाइटली होल्ड किया हुआ है, एकदम सिक्योरली उसे जकड़ा हुआ है। वांग जी तुरंत ही विशियान को उठकर उसे मारना चाहता था, बट जब उसकी नज़र विशियान के चेहरे पे जाती है तो वो थम जाता है। विशियान सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एकदम बनी की तरह जो सोते हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा क्यूट सा सुंदर सा लग रहा था। वो खड़ूस भी विशियान तो लग ही नहीं रहा था। वांग जी उसके चेहरे को ही देखने लगता है और करीब 10 मिनट देखने के बाद वो फाइनली धीरे से विशियान के हैंड्स को अपने पास से हटाता है और अपने ऊपर से, और जब विशियान धीरे से उसे छोड़ भी देता है, वांग जी धीरे से बेड से उठता है। वो भी बहुत वीक फील कर रहा था, उसके अंदर मानो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी। वो खिड़की के पास आता है बालकनी में। वो चांद को बहुत ही क्लियरली देख सकता था क्योंकि आज फुल मून नाइट थी और पूरा चांद बहुत ही ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था। वांग जी उस सीन को बहुत ही प्यार से देख रहा था और तब वो अपने पास एक तितली बनाता है, एक मैसेज लिखता है और बहुत सारी उस मैसेज में जानकारियाँ थी, बहुत सारी, और उससे वो कहीं सेंड कर देता है। और तब वो फिर से चांद की तरफ देखता और कहता है, विशियान आज से तुम्हारी डिस्ट्रक्शन की उल्टी गिनती शुरू। मैं यहाँ एक मकसद से आया था। तुम्हें क्या लगता है लैन वांग जी ऐसे ही तुम्हारे साथ चला आता? नहीं, मेरा वजह तुम्हारा डिस्ट्रक्शन था और अब वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हारा अंत की तरफ पहला कदम है मेरा, और अब से वो सब कुछ मैं तुमसे छीन लूँगा जो तुम्हें प्यारी है। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारे वो किंग की पोजीशन, तुम्हारी माँ और तुम्हारी वो सभी कॉन्क्यूबाइंस रानियाँ। हालांकि तुम कहते हो कि तुम्हें पसंद नहीं, पर मुझे नहीं पता, पर मेरी लिस्ट में सबसे पहले वही होंगी। वांग जी अब विशियान की तरफ टर्न करता है और वो देखता है कि विशियान अभी भी पीसफुली वैसे ही सो रहा था। वांग जी विशियान के पास बेड के पास आता है। साइड टेबल पे ही एक पानी का जग रखा हुआ था। वांग जी उस पानी के जग को उठाता है अपने हाथ में, उसके लिड को ओपन करता है और वो पूरा पानी छपाक से विशियान के मुंह पे डाल देता है। विशियान चीखते हुए कहता है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, उठता है और तब वो देखता है अपने सामने वांग जी को। विशियान अपने मुंह से पानी साफ करता है और कहता है, हाँ लैन वांग जी, वैसे तुम्हारा तरीका काफ़ी अच्छा है इंसानों को उठाने का। वांग जी कहता है, धन्यवाद महाराज विशियान। विशियान वांग जी की तरफ देखता है और तब वो कहता है, तुम चाहो तो मुझे विंग बुला सकते हो। वांग जी उस नाम को रिपीट करता है, विंग। और वांग जी के मुंह से ये सुनकर विंग एक पल के लिए थम जाता है। वो वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी उसकी आंखों में। और तब वो वांग जी को कहता है, आह लंजा, सच में किसी दिन तो मुझे ऐसे ही जान ही ले लोगे मेरी। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तमीज़ से बात करिए लंजा, मेरा बहुत नेम है और वो मेरे पार्टनर के अलावा कोई मुझे नहीं बुला सकता, समझे। विशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह बॉबी, तुम मेरे हस्बैंड ही हो, मेरे ओमेगा हस्बैंड, तो फिर मैं तुम्हें लंजन क्यों नहीं बुला सकता?
वांगजी अब गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, भौबे, मैं आपका कोई भौबे नहीं हूँ, समझे? और हाँ, इतनी आप ये कैसे मुझे लेकर सो रहे थे? हाँ, आपने मुझे हक कैसे किया? और ये क्या है? विशियान वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, पहली बात तो तुम ऑफ कोर्स मेरे बाबे हो। दूसरी बात, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो। तीसरी बात, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें उछल उछल के भाग रहे थे और तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेके आया। और चौथी बात, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तुम बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे बेहोशी की हालत में, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे सुलाया था। उसके बाद तुम कंफर्टेबल फील किए मेरी वॉर्म से, इसलिए तुम वैसे सो गए, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वांगजी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पहली बात, मुझे आप जैसा अल्फ़ा नहीं चाहिए। नहीं हो मैं आपका ओमेगा। क्यों? क्या कमी है मुझ में? सब कुछ तो है एक अल्फ़ा में, जो हर एक ओमेगा अपने अल्फ़ा में चाहता है। अच्छा, कौन अल्फ़ा, कौन ओमेगा ये चाहेगा कि उसके अल्फ़ा की 5 रानियाँ हो, इतनी सारी कॉन्क्यूबाइन्स हो? हाँ, कौन ओमेगा अपने ही अल्फ़ा को किसी के साथ शेयर करेगा? विशियान चुप हो जाता है और तब विशियान वांगजी की तरफ देखता है और तब वो कहता है, लंजा, ठीक है, कल की कल ही तुम्हारा कोई भी सौतन यहाँ नहीं होगा, ठीक है? हालांकि मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं है, बट बात तो सही है, उनका मुझ पर अभी भी अधिकार है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना होगा, ताकि ये सभी अधिकार मैं सिर्फ तुम्हें ही दे सकूं, क्योंकि आखिर तुम्हें ही मेरे लीगल ओमेगा बनने वाले हो। और हाँ, बहुत जल्दी मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूँगा, समझे? वो भी बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग। वांगजी विशियान की तरफ देख रहा था और वो हंसते हुए कहता है, ग्रैंड वेडिंग करोगे? तुम मुझसे शादी करोगे? पर अफसोस की बात है, तुम्हारी तो एक हफ्ते में मौत होने वाली है, तो फिर मुझे शादी करके क्या मतलब है? मुझे कोई विडोवर नहीं बनना, और वैसे भी तुमसे बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज हैं। अच्छा, विशियान को गुस्सा आ जाता है और वो वांगजी को खींचकर अपने लैब में बैठाता है, उसके चिन को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, कौन अल्फ़ा तुम्हें मुझसे अच्छा लगने लगा? क्या मैं जान सकता हूँ वांगजी? वांगजी उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आइज़ में डीपली। वांगजी को उसकी आंखों में अभी जेलसी, पॉसेसिवनेस और वो अल्फ़ा एटीट्यूड साफ साफ दिख रहा था। जब अल्फ़ा जेलस हो जाते हैं, जब वो अपनी ओमेगा के मुंह से किसी और अल्फ़ा की बात सुनते हैं, वो साफ साफ फीलिंग्स सब वांगजी विंग की आंखों में पढ़ सकता था। वो क्या, कोई भी ऐसे विशियान को देखेगा तो उसकी फीलिंग्स को आराम से पढ़ लेगा। वांगजी विशियान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? एक पल तुम मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करने की एक्टिंग करते हो और दूसरी पल मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने की। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। वो वांगजी के चिन को पकड़ता है और धीरे से उसके लिप्स पर एक पैक करता है और जब उससे कहता है, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया है और ये प्यार अभी से नहीं है, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है और तुम ही मेरे ओमेगा रहोगे। रही बात इनकी शादी की, तो ये बात तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताई है ना कि कैसे मैंने जिस सबसे शादी की है। ये सब केवल बिजनेस मैरिजेस थे और वो भी मुझ पे फोर्स किए गए थे, क्योंकि मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ, उस समय था और मुझे किंग बनना था। पापा ने मुझे फोर्सफुली इन सब से शादी करवाई, कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ राज्य के लिए, कुछ पैसों के लिए। मैं मना नहीं कर पाया, उस समय मेरे पास वो पावर नहीं थी। मैं तो राजा इसी साल बना हूँ ना, जब मेरे पिता की डेथ हो गई अचानक से। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अचानक से नहीं हुई, मैंने मारा। वांगजी ये विस्पर करते वैसे कहता है। विशियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और तब वांगजी कहता है, हाँ, वो कोई सडन डेथ नहीं थी, मैंने उनकी जान ली और मुझे इसका बहुत सुकून वैसे देखकर, जब वो तड़प रहे थे, मुझसे भीख मांग रहे थे उन्हें बचाने की, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। विशियान तुरंत ही वांगजी के गर्दन को टाइटली पकड़ लेता है और वो ग्रॉल करते हुए कहता है, तुमने मेरे पिता को मार डाला? वांगजी विशियान की तरफ उसकी आंखों में देख रहा था और तब वो कहता है, तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बड़ी बहन वे यानली, तुम्हारा छोटा भाई वे चेंग, जो भी गुरुकुल में पढ़ रहा है,
जिस और तुम्हारी बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई है, उन सबको तुमसे दूर करना है मुझे। उन सब की जान लेनी है मुझे, ताकि मैं तुम्हारे मेरा बदला ले सकूं। बस इतनी कहने की देर थी। फुशियान वांगजी के गले को टाइटली पकड़ लेता है और उसकी आंखों में अब मानो खून नजर आया था। फुशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम हम सबसे नफरत करते हो, पर इसमें किसी की गलती थी तो वो सिर्फ मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, बस। इसके अलावा तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें ना मेरा दोष था, मेरी बहन का दोष नहीं था, ना ही मेरे भाई का था। तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, तुम्हें पता है मेरा चेंग मेरी मदर की टमी में था। तो वो एक बच्चा जो तुमसे पूरे 5 साल छोटा है, जो भी पैदा हुआ भी नहीं था, तो कैसे कुछ कर लेता। और मेरी बड़ी बहन जो कि अपने गुरुकुल में थी, और बचा मैं, और जो कि मैं खुद भी यहाँ राजमहल में रुक कर पढ़ रहा था। तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? एक 11 साल का बच्चा कुछ कर सकता है? उस समय तुम 5 साल के थे और मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ 11 साल का था। तुम्हें पता है 11 साल का बच्चा कुछ करेगा ऐसा? तुम बताओ मुझे, कैसे कोई कर सकता है ऐसा? दोबारा कभी ये मत कहना कि तुम मेरे भाई और बहन की तरफ आँख उठा कर देखोगे वांगजी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारे हर टेंट्रम्स, तुम्हारी हर नखरे, तुम्हारी हर जिद, तुम्हारी हर स्टबर्ननेस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। पर मेरी बहन और मेरे भाई बहुत इनोसेंट हैं। कसूरवार मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, जिन्हें पावर चाहिए था, लालच था। पर मेरे भाई बहनों का इसमें कोई हाथ नहीं है। रान वांगजी कफ करने लगता है तो फुशियान उसके गले को छोड़ देता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वांगजी खांसते हुए फुशियान की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम बताओ, एक 5 साल के बच्चे की क्या गलती थी? क्यों उसे अपनी माँ की ममता से, पिता के छाव से अलग कर दिया गया? बताओ मुझे भी फुशियान, किसकी गलती थी इसमें? आखिर हमारा राज्य तो बड़ा है भी नहीं, कुछ भी नहीं था उस समय, तो फिर क्यों? यकीन मानो लाइन वांगजी, इस क्यों का जवाब तुम ना जानो तो अच्छा है, वरना तुम सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी से करोगे ना तो वो खुद से करोगे। अच्छा, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था जो सब कुछ मेरी वजह से होगा? तो बहुत छोटे हो वांगजी, तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो। यकीन मानो अभी सब कुछ जानना अच्छा बात नहीं है, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। वो दोनों ही, उन दोनों के बीच में इंटेंस बढ़ रही थी। उन दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो दोनों ही खुद को बस कंट्रोल कर रहे थे। और तब फुशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सच है, मजाक नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करने का सोचा भी नहीं है। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे पिता की जान ली है तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो इंसान अच्छे थे भी नहीं, और मेरी माँ, ठीक है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, पर गुनहगार तो वो थी। बस ये है कि मैं उन्हें सज़ा नहीं दे सकता, पर अगर तुम देते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर हाँ, मेरी भाई और बहन ने कुछ नहीं किया है और उनकी तरफ तुम ना देखो आँख उठाकर तो अच्छा है। सबको सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हारे तरीके से, कि मैं डिसीज़न नहीं ले सकता किसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी तो इनोसेंट था ना। जब मुझे सज़ा मिली तो तुम्हारे भाई बहन को, तुम्हें क्यों नहीं? तुम लो ना मेरी जान। वांगजी के हाथ को पकड़ कर वो अपने गले पे रख देता है, उसे टाइटली प्रेस करने लगता है। कहता है, लो तो मेरी जान, ये तो जान तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए तो ज़िंदा हूँ मैं। ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, मार दो मुझे। पर हाँ, मेरी भाई और मेरी बहन दोनों ही इन सब से अनजान है, अलग है, उन्हें कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। तुम्हारे साथ राजनीति से वो सब बहुत दूर है। अच्छा, पर मैंने सुना है तुम्हारी बहन तो जिन क्लैन में गई है ना? हाँ, जिन क्लैन में गई है, पता है, प्यार करते थे वो दोनों एक दूसरे से। और मेरा भाई, वो बहुत बड़ा कल्टीवेटर बनना चाहता है, वो कोई किंग नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो दोनों ही ये सबसे दूर थे।
इसलिए उन्हें इन सब में मत घसीटो। दूर तो मैं भी था ना, एक 5 साल का बच्चा इन सब में कैसे घसीटा गया तुम बताओ। मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी गलती है और मैं ये सब कुछ वापस नहीं कर सकता, पर तुम निर्दोष को सफ़र करने नहीं दे सकते हो। तुम तो ऐसा नहीं थे, मैं ऐसा ही हूँ। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, समझे। मैं सिर्फ अपने काका के लिए, अपने अंकल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए ही अच्छा हूँ। और अभी तक मैं चुप था क्योंकि अब टारगेट तुम्हारी माँ है। मैंने भी नहीं रोकूंगा, तुम कर सकते हो जो करना है तुम्हें, पर हाँ, मेरी भाई और बहन की प्रोटेक्शन मैं खुद करूँगा। तो अगर उन्हें हार्म करना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरी जान लेनी होगी। वो तो मैं ले ही लूँगा, बस एक हफ़्ता है तुम्हारे पास। मैं इसी एक हफ़्ते में तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी जान से मार डालूँगा विभूषण। और उसके बाद सोचूँगा कि मुझे उन दोनों को हर्ट करना है या नहीं, या उन्हें कैद करना है या नहीं। वशियान फांगजी की तरफ गुस्से में देख रहा था और तब फांगजी कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। फांगजी वशियान की लैब से उठ जाता है और तब वशियान चुपचाप अपने रोब्स उठाता है, दूसरे क्लीन रोब्स, और चुपचाप वो वॉशरूम में चला जाता है। वह 1 घंटे तक बाथटब में ऐसे ही बैठा हुआ था। फांगजी खुद भी उस बेडशीट को चेंज करता है क्योंकि वो पूरी गीली हो चुकी थी। वो सब कुछ चेंज करता है, वापस से फ्रेश बिछा कर उस चुपचाप लेट कर सो जाता है। वशियान जब 1-1.5 घंटे बाद आराम से नहा कर बाहर आता है तो वो देखता है कि वांगजी चुपचाप सो रहा है। वशियान अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और कहता है, तुम बहुत सत्य बन रहे हो वांगजी। अगर ये सच है कि तुमने मेरे पिता की जान ली है तो तुम बहुत डेंजरस हो। मेरे पिता कोई मामूली अल्फ़ा नहीं थे, वो मेरी तरह ही एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा थे, और वो भी उसके साथ साथ ब्लैक मैजिक के किंग थे। अगर तुमने इनकी जान ली है तो फिर ये सच होगा कि तुम खास हो। इसीलिए पिता लैंडलाइन की तरफ आए थे। लैंडलाइन में कुछ था ऐसा जो उन्हें चाहिए था, उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता, पर तुम उन सबको हर्ट करना चाहते हो। तुम मेरी बहन को, तुम मेरे भाई को हर्ट करना चाहते हो जो निर्दोष है, और ये मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम मेरी माँ की जान ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है प्यार है मुझे उनसे भी, उनकी केयर है मुझे, पर आखिरकार उन्हें भी सिर्फ पावर ही चाहिए। पिता की तरह कभी हमें प्यार नहीं दिया, कभी मुझे मेरी बहन को, चेंग को कभी प्यार नहीं दिया। सिर्फ पावर चाहिए था, सिर्फ पावर। बहुत हो गया। तुमने सही कहा कि ओमेगा अपने अल्फा को किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो अब कल सब के सब वापस जाएंगी अपनी क्लैन। और वो ऐसा कहता है और वो चुपचाप सोफे पे जाकर लेट जाता है। एक ऐसे वो लेट जाता है और वो कुछ ही देर में सो भी जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और वशियान उठता है। वो देखता है कि उसके ऊपर एक पतला सा पर ब्लैंकेट था। वशियान वांगजी की तरफ देखता है जो कि अभी भी अपने बेड पर वैसे ही सो रहा था। वशियान उठता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तब वो अपने हेड को शेक करता है और वहाँ से जाता है वॉशरूम, अपने आप को फ्रेश करता है, बाथ लेता है और बाहर आता है। और तब वो सर्वेंट को ऑर्डर करता है खाने के लिए। वो वहाँ पर आता है और तब वांगजी के पास जाता है और तब वांगजी से कहता है, क्या तुम्हें खाना फिर से तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने लिप्स से, अपने माउथ से फीड करूँ? और ये सुनते ही वांगजी अपने आइज़ को तुरंत ही ओपन कर लेता है और वशियान की तरफ घूरने लगता है। और तब वशियान हंसते हुए कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, खाना आ रहा है, वरना तुम्हें अगर पसंद नहीं तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ जैसे मैं तुम्हें पहले खिलाता था। और वशियान ऐसे कहकर स्माइल करते हुए अपने लिप्स की तरफ देखता है और वशियान को ऐसे उसे टीज़ करते देख वांगजी एकदम जल भून जाता है और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है वॉशरूम की तरफ। और तब वांगजी के वहाँ से जाते ही वशियान जल्दी से आता है और वहाँ सैनिकों को आदेश देता है कि सभा में सभी क्वींस को, सभी कॉन्क्यूबाइन को, सबको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, हर एक को, ताकि उन्हें बता दिया जाए। और तब वशियान
अपनी टेबल पे जहाँ पर खाना सर्व होता है वहाँ आकर बैठ जाता है। और कुछ ही देर में वांगजी भी उसके सामने आकर बैठ जाता है। खाना सर्व होता है और वांगजी के लिए भी अभी भी वो बहुत ही सिंपल सा फूड था। एक पोरेज था, कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे और एक फ्रेश करेले और नीम का जूस था। वांगजी तो बाकी सब खा लेता है, बट जब नीम और करेले की जूस की बात आती है तो वांगजी अपना मुंह बना रहा था और उस ग्लास को बस घूर रहा था। विशियान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं पीना? पर ये तो बहुत अच्छा आता है ना, और गुसू में तो ऐसे ड्रिंक्स अक्सर मिलते हैं। नहीं, इतना कड़वा जूस नहीं मिलता। तुमने नीम की पत्तियों कौन से पत्तियों से बनाई है इस जूस को? इतनी कड़वी है, शक्ल से दिख रही है। शक्ल से तो मुझे तुम बहुत टेस्टी लग रहे हो, पर क्या करूँ, नहीं खा सकता ना। वैसे ही शक्ल से भले ही बुरी लगे, पर तुम्हें पीना पड़ेगा। वांगजी विशियान की तरफ घूरते हुए कहता है, अपने मुंह को बंद रखो, समझे? विशियान प्यार से ओबीडियंटली अपने सर हिलाते हुए स्माइल करता है, कहता ठीक है। और वो तब वांगजी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत कर उस ग्लास को उठाता है और एक बार में ही फटाक से सब कुछ पी जाता है और वो कफ करने लगता है। विशियान जल्दी से उसके पास आता है, उसकी पीठ को धीरे से रब करता है और जब उसे एक स्वीट सी कैंडी, उसके पास एक टॉफ़ी थी, वो वांगजी को देता है। वांगजी जल्दी से उसे खा लेता है और तब वो मुंह बनाते हुए कहता है, छी कितनी कड़वी थी, ये तो लैंग लैंग के सूप से भी ज़्यादा गंदी थी। ई विशियान वांगजी के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर, ऐसी बात सुनकर उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो धीरे से वांगजी के सर को धीरे से उसके हेयर्स को सहलाने लगता है। और तब वो कहता है, सच में तुम बहुत अडोरेबल हो, बहुत क्यूट हो, तुम जैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई। तुम इतने क्यूट, एडोरेबल कैसे एक साथ दोनों टाइम पे हो सकते हो, और उतने ही ज़्यादा गुस्सैल हो, उतने ही पावरफुल हो, तुम एक परफेक्ट हो। वांगजी विशियान की तरफ देख रहा था। विशियान की आंखों में अब उसके लिए सिर्फ एक ही फीलिंग वांगजी पढ़ पा रहा था, और वो था सिर्फ प्यार। विशियान और वांगजी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डीपली देख रहे थे। वांगजी भी मानो विशियान की आंखों में देख रहा था, उसे झांकने की कोशिश कर रहा था कि विशियान के दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है। वो बस जानना चाहता था और विशियान भी वांगजी की आंखों में बस देख रहा था। और